उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का परिणाम कल 3 जुलाई को आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों के साथ सबसे आगे रही और रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। समाजवादी पार्टी को लगभग 5 सीटों पर जीत मिली। ये कौन सी सीट है ये आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही साथ निर्दलीय, वो कौन से निर्दलीय हैं जिन्होंने बाकी की सीटों पर जीत हासिल की है। जैसा कि अनुमान था, भारतीय जनता पार्टी ने अनुमान के हिसाब से ही परफॉर्मेंस किया है। सवाल इस रिपोर्ट में हम ये लेकर आए हैं कि क्या बहुजन समाज पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव ना लड़ने का फैसला सही था या गलत था। इससे बसपा को नफा होगा या नुकसान होगा, और अगर बसपा मैदान में नहीं थी तो उसका फायदा किसे मिला। आप देख रहे हैं DRN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। सबसे पहले आपको, इससे पहले हम विश्लेषण में कूदें, हम आपको उस परिणाम का एक डिटेल दे देते हैं। वो कौन सी सीट है आप भी जानना चाह रहे होंगे जहां समाजवादी पार्टी जीती है। तो वो सीटें हैं एटा, संत कबीर नगर, आजमगढ़, बलिया और इटावा, जो कि वो निर्विरोध जीत चुके थे। मुलायम सिंह यादव के भतीजे वहां से जीत चुके हैं। अंशुल यादव उनका नाम है और उनका गढ़ भी है समाजवादी पार्टी का। इसके अलावा जो सीटें भाजपा ने नहीं जीती उनमें बागपत का नाम बहुत प्रमुखता से आ रहा है। ये गठबंधन की सीट कही जा सकती है क्योंकि यहाँ सपा और रालोद ने मिलकर एक तरह चुनाव लड़ा है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। और इसके अलावा जो सीटें हैं जहां से भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं जीता वो हैं जौनपुर और प्रतापगढ़। जौनपुर में श्रीकला रेड्डी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी रही हैं। ये धर्मपत्नी है बसपा के पूर्व सांसद बाहुबली नेता धनंजय सिंह की। इसके अलावा प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल जनतांत्रिक, ये राजा भैया का समर्थित प्रत्याशी थे, उनका दल है ये। माधुरी पटेल यहाँ से जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा अगर आप मीडिया की माने तो 67 सीट जीती है भाजपा। इसमें एक सीट अपना दल की भी वो शामिल करके बता रहे हैं। अपना दल सोनेलाल की एक सीट आई है सोनभद्र की। सोनभद्र से राधिका पटेल जीती हैं। तो इस तरह से 67, 5, 1 और 2, एक सीट बागपत की कर लीजिए और 2 सीटें जो हैं वो निर्दलीय। कुल मिला के 75 जिलों का आंकड़ा मैंने आपको दे दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे। इसका सबसे सीधा सा कारण ये है कि अगर आप पुराना ट्रेंड देखेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का, तो सत्तारूढ़ दल ही यहाँ बाजी मारता है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस भाजपा ने दिया है ये कोई नया परफॉर्मेंस नहीं है। उन्होंने इससे पहले समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ा है। समाजवादी पार्टी ने 63 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर कब्जा किया था, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वो 67 तक पहुंच गए हैं। हालांकि अगर आप पुराना आंकड़ा देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने भी जब वो सत्ता में थे तो 60 जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सीट अपने हिस्से में कर ली थी। तो ये पैटर्न अगर आप देखेंगे तो सत्तारूढ़ दल का ही इसमें बोलबाला होता है। बीजेपी ने लगातार पहले से डिक्लेयर किया हुआ था कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी का लगातार आरोप निकल के आ रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है और पुलिस मशीनरी और जो भी प्रशासनिक अमला होता है उसका दुरुपयोग हुआ है। और रालोद ने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। आपने देखा कि इस तरह से बागपत का घटनाक्रम रहा, जो वहां से ममता किशोर जीत के आई हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर आई हैं। वो एक बार बीजेपी में जाकर वापस आ गई थी, फिर किसी ने उनका फेक पर्चा वापस ले लिया। कोई ममता किशोर बन के कोई महिला वहां से पर्चा वापस लेके आ गई। तो ये सारी जद्दोजहद जयंत चौधरी को, रालोद को करनी पड़ी। बसपा को इसका नफा है या नुकसान? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस मैदान में कूदी भी होती तो अगर आप देखें तो सपा की 5 सीट आई हैं, तो ऐसे में बसपा की 1, 2 या 0 सीट ही आई होती। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हो गया होता, क्योंकि इसमें सत्ता, धनबल, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग होता है और अमूमन ये हर पार्टी की तरफ से होता आया है। सत्ता का एडवांटेज जो सत्तारूढ़ दल है वो ले लिया करते हैं और उनको अपने आप बाय डिफॉल्ट मिल जाया करता है। आपके डीएम, आपके एसपी निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए अपनी सीट पर हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप निकल के आ रहे हैं उसमें से अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ ज़रूर सत्ता का फायदा सत्तारूढ़ दल को मिलता है। बसपा अगर इसको लड़ चुकी होती तो आज बसपा की किरकिरी हो रही होती। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये जो कदम है ये एक तरह से फायदेमंद पार्टी के लिए इस लिहाज से कहा जा सकता है कि उन्होंने एक फेस सेविंग कर ली है। जो मनोबल टूट जाता पार्टी काडर्स का, पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का, और जो एक तरह से फजीहत हो जाती पूरी मीडिया में, उससे वो बच गई हैं। नुकसान इसका ये है कि
एक जद्दोजहद का मौका मिल जाता कार्यकर्ताओं को, और वो मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकल पाता। तो ये एक डायलेमा था मायावती के लिए, और उन्होंने ये समझा कि इसमें चुनाव ना लड़ना ही बेहतर रहेगा। बसपा के सदस्यों का वोट कहाँ गया, तो आप अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारी सीटों में एक तरफा वोट मिला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी बसपा सदस्य जो थे वो एब्सटेन कर गए वोटिंग से। बहुत जगह एब्सटेन भी किया होगा उन्होंने, क्योंकि आप देखेंगे तो जितने कुल वहाँ सदस्य हैं उतनी वोट बहुत जगह नहीं पड़ी है। तो अगर इसका बहुत बारीक एनालिसिस करने पर उतरेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो बैठने वाले प्रत्याशी, बैठने वाले सदस्य कौन सी पार्टी के थे। लेकिन कई जगह पर पूरे तौर पर वहां वोट जो है भाजपा के पक्ष में गई है। तो इसमें कुछ जरूर सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट कर दिया होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी सदस्यों ने बड़े पैमाने, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अच्छे सदस्य थे, कम से कम 800 के आसपास, 3051 में से 800 के आसपास सदस्य समाजवादी पार्टी के पास थे, लेकिन सीट उनकी कुल आई है 5। तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उनके सदस्यों को लुभा लिया गया और उनके सदस्यों को भाजपा अपने पाले में करने में सफल रही। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के भी सदस्य जो हैं उन्होंने मोटे तौर पे भाजपा को वोट किया होगा, क्योंकि भाजपा ही उन इलाकों में जीत के निकल के आई है। चाहे हम शामली की बात करें, चाहे हम मुजफ्फरनगर की बात करें, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी अपने अच्छे खासे सदस्य जिताई थी। मथुरा में भी कुछ उनके सदस्य थे, और मथुरा में भी, यहाँ बसपा के भी अच्छे सदस्य थे, मथुरा में भी अच्छा आंकड़ा था उनके पास, हापुड़ में अच्छा आंकड़ा था, लेकिन हापुड़ में भी रेखा नागर जीत गई हैं। यही पूरा का पूरा ट्रेंड रहा है। तो बसपा के 60 सदस्य जीते थे जब वो लड़े थे जिला पंचायत का चुनाव, और सपा के भी 63 जीते थे इससे पहले, और 67 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में कोई खास नुकसान हुआ नहीं बहुजन समाज पार्टी को। भाजपा के तब भी इतने ही सदस्य जीते होते, इतने ही जिला पंचायत उनके कब्जे में गए होते, लेकिन होता ये कि बहुजन समाज पार्टी की फजीयत हो जाती, और वो किरकिरी जो अब समाजवादी पार्टी को झेलनी पड़ रही है, और क्रॉस वोटिंग तब भी होती, तब भी उनके सदस्य कुछ इधर उधर वोट करते, तो ऐसे में उनको ज़्यादा फजीयत झेलनी पड़ती। इसके दोनों ही पहलू हैं, नफ़ा और नुकसान। लेकिन बहन जी ने सोचा कि खराब परफॉर्मेंस से अच्छा है कि ना लड़ा जाए, और जब पता ही है कि सत्तारूढ़ दल को अधिकतर सदस्य मिलते हैं, वही सदस्य जिता पाती है। बसपा ने खुद जिताए थे 60 सदस्य, सपा जिता चुके 63 सदस्य, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर जिस तरह से मीडिया कह रही है कि इसको सेमीफाइनल के रूप में देख रही है, इसका रत्ती भर भी परिणाम प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई भी बड़ा प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला। एक तो चुनाव बहुत दूर है, दूसरा ये जो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, ये विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी और प्रक्रिया से बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें पार्टी लॉयल्टी कम होती है सदस्यों की, और इसमें एक तरह से व्यापार के रूप में इसे सदस्य ज़्यादा देखते हैं। अगर इसको डायरेक्ट इलेक्शन की जगह, मतलब जनता का चुनाव इसको बना दिया जाए, तो ये खरीद फरोख्त भी रुक सकती है। लेकिन यही ट्रेंड चला आ रहा है कि सदस्य चुनाव करते हैं बाद में अपने अपने अध्यक्षों का। तो 2022 के मेरा ये ओपिनियन है कि 2022 के परिणामों पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो केवल जिला पंचायत चुनाव के परिणाम की वजह से नहीं होगा, वो इसलिए होगा कि उनके पास जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जो वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं, उसमें वो सफल हो जाएंगे। तो ये है डीएनएन हिंदी पे मेरा विश्लेषण, और बसपा के इस फैसले का नफ़ा या नुकसान आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो बहन जी ने पार्टी की बड़ी फजीहत बचा ली है, किरकिरी होने से बचा ली है, क्योंकि तब भी सदस्य जो मनमानी करते, तब भी सदस्य बिक जाते। अब भी उनमें से कुछ बिके होंगे ज़रूर, लेकिन अब पार्टी मैदान में नहीं थी और जीतना सत्तारूढ़ दल को ही था। तो फिर ऐसे में ये कोई गलत निर्णय नहीं कहा जा सकता। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करके आप मुझे अपनी राय भेज सकते हैं, क्योंकि बाकी दर्शक भी आपकी राय पढ़ते हैं, इसलिए कमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस विश्लेषण को आप शेयर करिए अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ काम की बातें आपके हिसाब से कही गई हैं। तो बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए डीएनएन हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।